बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेल दिस इज़ वन एंड ओनली हारून जावेद खान आप लोगों के साथ मौजूद। हम आज वंस अगेन मौजूद हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से ITU FM 90.4 के स्टूडियो से, और आप हमें देख रहे हैं ITU ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। वेल जी, मैं आपको बताता चलूँ एक नए पॉडकास्ट में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं बड़े स्पेशल किस्म के हैं, वन एंड ओनली, बड़े फेमस हैं और पाकिस्तान में मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, बहुत सारी बुक्स के राइटर भी हैं, और इनफैक्ट पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल भी बहुत नाम इन्होंने कमाया, और डिफरेंट फील्ड में इनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ भी हैं। सो इनका इंट्रोडक्शन इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सर अख्तर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे बहुत रेडियो। शुक्रिया। इस वक्त मैं हाई पोटेंशियल आइडियाज़ का चीफ इंस्पायरिंग ऑफिसर हूँ। Okay. ये पिछले कोई 10-12 साल से हम कॉरपोरेट में और एजुकेशन में और स्टूडेंट्स में उनकी काउंसलिंग, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, यानी कॉरपोरेट ट्रेनर और पर्सनल काउंसलिंग। ठीक है। दूसरा, इस वक्त हमारा जो चैनल है उसको हम करते हैं, ये यूथ के लिए और फैमिलीज़ के लिए होता है। और कोई 4,64,000 के करीब लोग हैं जो सुबह और शाम हमको सुनते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। और 37 बुक्स लिखने का मुझे एजाज़ है, जो 7 लाख की तादाद में शाया हो चुकी है, ज़बरदस्त, फ़रोख्त हो चुकी हैं। ज़बरदस्त। यानी मुझे कभी ये शिकायत नहीं हुई कि किताबों से इनकम नहीं होती। माशाल्लाह। किताब में कंटेंट होना चाहिए जो लोगों की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाए। यानी बुनियादी जो फ़लसफ़ा है कि किताब आप अपने लिए नहीं लिखो, पढ़ने वाले की होनी। जैसे इस वक्त ये प्रोग्राम है, आप अपनी खुशी के लिए नहीं करते, सुनने वाला उसमें से क्या, कौन सा लुकमा खाता है, कौन सा घूंट पीता है, ये उसके लिए है बुनियादी तौर पर। बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें उसी का फ़ायदा होना चाहिए। मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। माशाल्लाह। फिर मैंने स्पीरिट से MPhil किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। ज़बरदस्त। नस्ब से मैंने HR स्पेशलाइजेशन की। और पिछले चंद सालों में जो मैंने नए इल्म सीखे उनमें NLP है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अच्छा। अब उसकी मैं ट्रेनिंग भी कराता हूँ और प्रैक्टिस भी करता हूँ, प्रैक्टिशनर हूँ। यानी ये ऐसी शानदार चीज़ है जिसमें किसी के दिमाग में कोई गलती, कोई गुनाह, कोई आदत ऐसे टिक जाए तो उसको फिर हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है। चंद ही सेशन में जो हो जाता है। ठीक है। ये एक नई चीज़ है जो पहले हमारी ज़िंदगी में नहीं होती थी। ठीक है। यानी हमने बचपन में हिप्नोटाइज होने का तो सुना था, लेकिन ये जो NLP है इसमें चंद एक्सरसाइजेस से आमने सामने बैठ के, इवन मैंने कुछ केसेस तो कनाडा और अमेरिका के लोगों को उनके घरों में बैठे, उनके कमरों में, तो फ़ोन पे हमने वो NLP उनकी की, और इट वाज अ ग्रेट सक्सेस, जिसमें ज़ाहिर है लोगों की अब किसी अजाब से आपकी जान छूट जाए। तो मुझे दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में जाने का मौका मिला ट्रेनिंग के लिए और कंसल्टेंट के तौर पे। सो इट्स अ ब्लेसिंग। मैं सीखने में बहुत यकीन करता हूँ। आई लव टू लर्न, आई लव टू रीड, आई लव टू लिसन। और क्योंकि ये सारी चीज़ें ही फिर आपको बनाती हैं, यू कीप ऑन लर्निंग। अब तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो लिखती हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, तो लेकिन हम आमतौर पे सीखना जल्दी बंद कर देते हैं। और ये तो इस वक्त का बुनियादी, मेरी जो किताबें उनमें से 5 लाख किताबें तो गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर ने अपने 1 लाख बच्चों के लिए छपवाई। ज़बरदस्त। और ये एक ही साहब ने स्पॉन्सर की। यानी ही वाज स्टूडेंट था गवर्नमेंट स्कूल का, उसने कहा मैंने इनको पे बैक करना है। ज़बरदस्त। और ही इज़ लिविंग इन लंदन, तो उसने कोई 2.5-3 करोड़ रुपए का बजट स्पेयर किया। फिर उन लोगों ने मुझसे रब्ता किया, फिर टीचर्स के लिए लिखी, बच्चों के लिए लिखी। जब उसने पढ़ी तो ही वाज सो इम्प्रेस्ड, उसने फिर बजट 4 करोड़ पे ले गया। ज़बरदस्त। तो हमने 2 सालों में 1 लाख बच्चों को ट्रेन किया। ज़बरदस्त। 50,000 को लिखना पढ़ना सिखाया और 50 को बोलना सिखाया। और 40 हमारे ट्रेनर्स थे, बहुत ही शानदार बच्चे थे। ये सारे MPhil और मास्टर्स थे। इनको जैसे हम करते हैं ना इंटरव्यू पब्लिक सर्विस कमीशन में, उस तरह इनको हमने मुंतखब किया था। ठीक है। तो यूथ को और टीचर्स को फिर हमने वहाँ ट्रेन किया। ज़बरदस्त सर, आपकी ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन है माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए। तो सर सबसे पहले बात अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आपकी जर्नी जो है वो आपने स्टार्ट किस तरह से की। मुझे पता चला है कि आप जो है वो मीडिया के बैकग्राउंड से, आप पहले जो है वो TV चैनल्स पे जो है वो लिखा करते थे और यूथ के लिए ही आप काम करते थे। थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे करियर के आगाज़ में ही रेडियो पाकिस्तान लाहौर का जो प्रोग्राम था सबसे पॉपुलर,
2.5 साल मैंने उसके लिए लिखा। ज़बरदस्त। इम्तियाज़ अली ताज साहब की जो बेटी हैं वो उसकी मेज़बान थी और शी वॉज़ वेरी फेमस और बहुत उम्दा उनकी आवाज़, पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत आवाज़ है। अच्छा। और सबसे पॉपुलर प्रोग्राम होता था सात रंग, ठीक है। उसको लिखने का मौका मिला। फिर मैं अब टीवी चैनल में उनके मॉर्निंग शोज़, जब बोल आया तो बोल के मॉर्निंग शो में मेरे को साल भर हमने पूरा किया, फिर पब्लिक के साथ किया, कोहिनूर के साथ किया। मुझे जो लकीली पाकिस्तान में आई एम द फर्स्ट वन कि जिसको दुनिया टीवी और लाहौर न्यूज़ के जितने एंकर्स और न्यूज़ कास्टर और उनके रिपोर्टर्स हैं, ये पहला चैनल है जो 25 लोगों को हर साल मुंतखब करता था। यूनिवर्सिटीज़ थे कोई 250 बच्चियों को, उनको फिर हम 15 दिन उनकी ट्रेनिंग करते थे। तो मैंने वो ट्रेनिंग उनको सोलो होता था करवाई 15 दिन। फिर उनको उस वक्त सब बच्चे मुख्तलिफ चैनल्स में ख़बरें पढ़ते हैं, प्रोग्राम होस्ट करते हैं। वो भी बहुत शानदार, उसके लिए मज़ाहिर है मैंने मैनुअल्स बनाए, ख़ुद चीज़ें क्रिएट की सारी की सारी, और इट वाज वंडरफुल, यानी अचीवमेंट भी इवेंट भी। और अभी फिर हमारा अपना चैनल है, उसको भी हम बहुत मज़े से करते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों में ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ। कुछ अर्सा पहले आई बिन टू मलेशिया, वहाँ पिनांग में जो था कोई 21 मुल्कों से लोग आए हुए थे। तो वहाँ क्रिएटिविटी पे, हाउ टू बिकम अ क्रिएटिव एडिटर, क्रिएटिव राइटर, इस पे मेरा था सेशन कुछ 3 घंटे का। ज़बरदस्त। और खुद में जाते हुए पहले डरा हुआ था कि किस मुल्कों से लोग आ रहे होंगे, और बड़े बड़े खूबसूरत चेहरे। इवन एक लड़की ने तारुफ कराया कि वो शी बिन द फेस ऑफ द इंडोनेशिया, यानी मलका हुसन वो रही थी। फिर उसने एमफिल में आई एजुकेशन में कि मैं खूबसूरती मैंने चख ली है, अब मैं ज़िंदगी को कुछ देना चाहती हूँ। यानी इट वाज वेरी पॉजिटिव। ऐसे वहाँ ईरान के अलावा जो न्यूजीलैंड और स्वीडन की, बल्कि एक लड़की तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्लास में आके बैठी हुई थी। अच्छा। लेकिन बहुत वो अलग से सीखने की चीज़ होती है। और ऐसे मुझे मिस्र जाने का मौका मिला। मैं पाकिस्तान में उन खुशकिस्मत लोगों में जिनको गज़ा जाने का मौका मिला। मैं 2 हफ्ते रहा गज़ा, खान यूनस, जहाँ सब अब बर्बाद हो गए। तो उस वक्त पूरी दुनिया के जो डॉक्टर्स हैं, इनकी एक तंजीम है फिमा, तो उसका कंसल्टेंट के तौर पे मैं गया था। फिर हमने कतर में की ट्रेनिंग, वहाँ गज़ा में की, मिस्र में कायरो में हम रहे, और इस तरह मुख्तलिफ मुल्कों में जाने, इवन इंडिया में जाने का मौका मिला। इनके 2-3 सूबों को हमने विज़िट किया। तो ये हम हैं क्या, बुनियादी तौर पर जो हम पढ़ते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, हम उन्हीं से बनते हैं, उन्हीं से हमारी ज़ात खूबसूरत होती है। जो आज के बच्चे हैं, लाइक मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि ये जो टीवी एंकर बनने और रिपोर्टर बनने और आरजे बनने आते हैं, इनमें से अक्सर मेजॉरिटी अखबार भी नहीं पढ़ते, इन्होंने कोई किताब भी नहीं पढ़ी होती। सही बात तो है। उनका जो बेसिक नॉलेज या विजन वो नहीं होता। हाँ, बिल्कुल ऐसे। मैं जब भी बच्चों से बात करता हूँ, मैं चूँकि यूनिवर्सिटी के बच्चों को 10 साल पढ़ाता रहे, उनको सारे बच्चा क्या कि बुलाते हैं। वैसे तो ये खूबसूरत होते हैं, जवानी अथरी होती है, लेकिन दे मस्ट हैव द विजन, जिंदगी में वो करना क्या चाहते हैं। यानी जितना क्लियर होगा विजन, उतना आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। विजन के बाद फिर आपके गोल्स आते हैं, आपके जो टास्किंग है वो आती है। और एक बात और जो जिंदगी में मैंने सीखी, कोई बड़ा अदारा नहीं बनता जिसके वैल्यूज नहीं होते। कम से कम 7 वैल्यूज, ठीक है, 10 हो 12 हो, ऐसे हर फर्द को जो दूसरे से मुख्तलिफ करती है चीज़, उसका नाम नहीं है। ठीक है। उसकी खूबियाँ हैं ना, ठीक है, कि हर में क्या खूबी है। गोरा चिट्टा रंग है, ये खूबी नहीं है तो अल्लाह ने दी है। आप सॉफ्ट हैं, आप हम्बल हैं, आप ट्रस्टवर्दी हो, आप काबिल भरोसा हो, आप कितने हिम्मत वाले, जुर्रत वाले, गैरत वाले, आपकी आंख में कितना लिहाज है, आप कॉम्पिटेंट कितने हो, आप लर्नर कितने हो। यानी लंबी रेंज है, कोई 25 बुनियादी खूबियों की। ठीक है। तो हमने तो कोर्सेज में भी इनको शामिल किया यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है। और जो बिजनेस एथिक्स दुनिया भर में पढ़ाए जाते हैं, उनका बेस ही वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ के बिना ना कोई अदारा है ना बंदा है। यानी ऐसे ही समझे आप, एक मरी हुई लाश जैसे होती है, वैल्यूलेस बंदा। ठीक है। पंजाबी कहते हैं उसकी कोई वैल्यू कोई नहीं, ये और चीज़ है। जो वैल्यूलेस होना का मतलब आपकी कोई स्टैंडर्ड नहीं है ज़िंदगी के। यू मस्ट हैव द स्टैंडर्ड्स, कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम लोगों से 2 नंबरी नहीं करेंगे, हम हमेशा एथिकल बेसिस पे रहेंगे।
अच्छा, जो माएँ अपने बच्चों को ये सिखा देती हैं, उनके बच्चे कभी धोखा नहीं देते, ना बीवियों को, ना अपने अदारों को। वरना पिछले 8-10 सालों में मैक्सिमम अदारों ने लोगों को निकाला है, यंग लड़कों को, जो धोखा कर गए, गाड़ी ले गए, पैसे ले गए, फिर इश्तिहार लगते हैं अखबारात में। तो दैट्स टू इंसल्टिंग। इसका मतलब है वैल्यूज़ हों तो आपकी खूबसूरती है। सर आपने बिल्कुल सही बात की। अब आप मुझे बताएंगे, हमारी आजकल के यूथ जो हैं उन्होंने बेसिकली पैसे को ही सब कुछ समझ लिया है। मतलब वो समझते हैं पैसा होगी तो खूबसूरती होगी। क्या वाकई पैसा हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? देखिए, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, पर पैसे से इम्पोर्टेंट पैसा कमाने वाला है। ठीक है। पिछले कुछ साल पहले एक बार ट्रेनिंग में मैं था तो सब प्रिंसिपल्स थी। ठीक है। तो मैंने पूछा आपका प्रोडक्ट सबसे बड़ी खूबी क्या होती है? तो 3 प्रिंसिपल्स ने खड़े होकर बड़े मान से कहा कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। तो मैंने बड़ी हम्बली उनसे कहा कि आपने दुरुस्त कहा, पर हर चोर हम जो है कॉन्फिडेंट होता है, हर डाकू कॉन्फिडेंट होता है, हर रेपिस्ट कॉन्फिडेंट होता है। अपने काम को तो वो पूरे कॉन्फिडेंस से करता है। तो इसका मतलब है जो सिंपल कॉन्फिडेंस है ये एक नंगी छुरी है, आप लोगों को ज़िबा करोगे। यानी आप सोचिए, डॉक्टर्स को भी एथिक्स पढ़ाई जाती हैं। सही बात। डॉक्टर टेबल पे लिटा के पेट खोल के पैसे नहीं मांगेगा, और उसके ज़ुम्मे है कि वो उसको अपनी एथिकल नींद उसको अजीज़ नहीं होगी, रिश्ते अजीज़ नहीं होंगे। जहाँ जहाँ उसको कम्युनिटी को सर्व करना है वहाँ वो करेगा। तो इनफैक्ट पेरेंट्स इस बात को नहीं समझ पाते और बच्चों से कहते हैं हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम कमाओ। हराम कमा के लाएगा, एक लुकमा भी दूध के पूरे आप बल्टोए में डाल दें तो सारे का सारा गंदा हो जाएगा ना। तो ज़िंदगी में जिन लोगों को सिर्फ हराम हलाल के तस्वर के बिना पैसे कमाते हैं, चाहे वो अफसर हों, सब लोग उनको जानते होते हैं। हमने उनको इतनी मिजरेबल लाइफ उसके एंड होते और लाइफ जीते देखा है। बच्चे तक छोड़ जाते हैं जिनके लिए आप ये सारा गलत कर रहे होते हैं। तो अभी आप ये देख लीजिए, पिछले कुछ अरसे में यूट्यूबर्स और बड़ी अत चुकी हुई थी, तो ऑलमोस्ट इसमें से मैक्सिमम जेलों में यात्रा कर रहे हैं, लोगों के साथ केसेस में हैं, माफिया मांग रहे हैं। तो अल्लाह के बंदो, सिर्फ पैसा कमाना, यानी पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में से जितने कमज़ोर तबके थे, इनकी लड़कियों ने लाइव जो पैसे कमाए हैं, लेकिन उसके बदले में उनके पल्ले का कुछ बचा क्या? यानी याद लोगों ने उनको रोल मॉडल बना लिया। और सर इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं कि मतलब ख़वातीन जो है वो मीडिया पर आई, मीडिया आई मीन टू से कि यूट्यूब चैनल्स बनाए और अपना घर दिखाना शुरू किया, बातें शुरू की। उसके बाद उन्हीं ख़वातीन को जो है वो बेदर्दी से जो है वो कत्ल कर दिया जाता। उनकी फैमिलीज़ में ही बहुत सारे लोग उठ जाते हैं और उन्हीं ख़वातीन की बहुत सारी जो है वो नाज़ेबा वीडियोज़ भी फिर वायरल होती हैं। तो मेरे ख्याल में हमारी आपकी बात ठीक है। अच्छा, इसमें अगर एक चीज़ हम और ऐड कर लें, प्लीज़। जो कॉल गर्ल है वो बहुत पैसा कमाती है, तोइफ भी पैसा बहुत कमाती है, पर क्या उसको हमारे सोसाइटी में या किसी भी सोसाइटी में रोल मॉडल गिना जाता है? बिल्कुल भी नहीं। या दुनिया भर में जो सबसे गलीज काम करते हैं, न्यूड फिल्में बनाते हैं, इनको न्यूड स्टार भी उन्होंने बना दिया ना, उस गंदगी को उसका एक बड़ा शानदार सा रैपर लगा दिया। तो क्या उसके बाद वो इंडिया में भी आ जाएं, फिल्मों में भी आ जाएं, तो क्या वो रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या लोग अपने बेटे और बेटियों को उनके साथ बिठा के उन्हें बताते हैं कि इनकी गुड़ती ली जाए या इन जैसा बनो, इन जैसा बनने की उनको दी जाए? नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में भी जिन लोगों ने नाजायज़ तौर पे कमाया, चाहे वो बैंकर हों, चाहे वो पॉलिटिशियन हों, चाहे वो गवर्नमेंट अफसर हों, यानी ये बदनाम पॉलिटिशियन ज़्यादा हैं, लेकिन करप्शन हर जगह लोगों ने की है। सही बात है। अच्छा, करने के बाद जब आपकी घरों की टैंकियों से अरबों रुपए निकले, तो क्या लोग आपकी तस्वीरें लगा के उनको सजदे करते हैं? नहीं। मुझे याद है एक फारूकी फैमिली होती थी जिन्होंने ये जो स्टील मिल है, उनके फुफ्फो के घर से सोने के संदूक और कई अरब मिला था, और उसकी एक भतीजी पढ़ती होती थी, अब तो वजीर है वो। अच्छा, क्या इस पूरे उस नाजायज़ पैसे की जिसकी कोई आप वो ट्रेल नहीं दे पाते, नहीं आप उसमें फख्र कर सकते, नहीं जस्टिफाई कर सकते। सही बात है। मेरे बहुत से क्लाइंट ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अच्छी फैमिली से हैं, अब उनके बच्चे अगर सबसे निकम्मे बच्चों का कोई मुकाबला हो तो उनमें से होते हैं। चूँकि बाप जैसा कमाता है,
बच्चे उस बाप की भी इतना इज्जत करते हैं, सिर्फ उन पैसों को जिलाते हैं। इवन बाद बच्चों के बारे में मेरे पास ज़ाहिर है वो केसेस आते हैं कि लंदन गए, एक साल में 42 लाख रुपए को आग लगाई और उस बीच में अपने घर में बैठे वो बजाते रहे, ना यूनिवर्सिटी गए ना कोई पढ़ा, और बिल्कुल खाली शराबी बन के या किसी नशे में पड़ के वापस आए, और वो अपने ख़ानदान का क्या आसरा बने होंगे, क्या सहारा बने होंगे। सही बात है। अच्छा सर, यूथ को किस एज में जाके उसको माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यूजुअली, किस एज में बच्चे को समझाने की ज़रूरत है कि भाई तुम इस ट्रैक पे चलो तो तुम रोल मॉडल बनोगे, या किस रोल मॉडल को तुम फॉलो किया जाए? यूजुअली हमारे यहाँ यही होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो कहा जाता है अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चा है, मतलब वो गलतियाँ गुनाह पे आ जाता है, पर पेरेंट कहते हैं नहीं अभी बच्चा सीख जाएगा। तो किस एज में बच्चे की तरबियत स्टार्ट हो जानी चाहिए? अच्छा, इससे भी जो ख़राब बात है वो आप उसको एंजॉय करोगे कि हमारी यूनिवर्सिटियों में, अब पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर 60,000 बच्चा है तो 50,000 को ये इल्म नहीं है कि उन्होंने क्या करना है एमए करने के बाद। 100%। मैं पिछले 12 साल से पब्लिक सर्विस कमीशन का एडवाइज़र हूँ। तो अब आपने एमबीए किया उसमें बैंकिंग में, अब इंटरव्यू देने आप आ रहे हो और कह रहे हो कि सर वो असल में बैंक में मैं इसलिए नहीं जाना चाहता कि सूद हराम है, तो इसलिए मैं ये बनना चाहता हूँ। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम तक इतला लेट आई है, सूद मतलब अभी कुछ 4-6 दिन पहले हराम हुआ, तुमने वो डिग्री ली बैंकिंग की, बैंक में इंटर्नशिप की, बैंक की जॉब की, फिर निकाले गए, तो अब तुम ये कह रहे हो। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जैसे दुनिया में 8वीं जमात में, 7वीं 8वीं में पहली बच्चों की ओरिएंटेशन कर दी जाती है, और चीन में भी ये कर दिया जाता है। वहाँ एक और उसे कहते हैं डायरेक्ट काउंसलिंग। वो कहते हैं कि ये इट्स नॉट द बेबी या बॉय, ही शुड कम टू द टीचर कि जी मुझे क्या करना है। टीचर एडमिनिस्ट्रेशन दे शुड गो और उसको एड्रेस करें जहाँ उसका मसला है, और उसको बताएं कि उसने आने वाली ज़िंदगी में ये ऑप्शंस हैं, उसे कंपेल नहीं किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी देख लें मैट्रिक तक जिस बच्चे को एयरफोर्स में जाना होता है उसके कमरे में जहाज़ों के मॉडल लगे हुए होते हैं, कुछ को गाड़ियों का शौक़ होता है। मैं लकी इस लिहाज से कि पंजाब के जितने बोर्ड्स हैं जब उनके टॉपर्स होते हैं 30 टॉपर, तो उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं 3-3 दिन की। ठीक है। ये जो पीफ है, 2 दायरे पीफ है पेफ है, तो ये करवाते हैं। ठीक है। उनको 12 मुल्कों में भेजते हैं उनको। अच्छा, वहाँ मैंने एक बच्चे की जो ऑटोबायोग्राफी थी लंदन से छप के आई, एंटरप्रेन्योरशिप पे किताब थी। ठीक है। 15 साल का लड़का, उसने कहा आई कैन नॉट परचेज अ कार, आई कैन नॉट बिकम द ओनर और CEO ऑफ ए कंपनी, बट आई हैव द कंपनी, मेरी माँ उसकी CEO है, मेरी कार है, मैं बैग भी नहीं खरीद सकता, बट आई कैन यूज़ माई ब्रेन। उसने 1.5 अरब रुपए का एग्रीमेंट किया है एक मोबाइल कंपनी के साथ, उसको सॉफ्टवेयर बना के दिया। 1.5 अरब रुपए का, 15 साल का बच्चा। 15 साल के बच्चों को नाक नहीं साफ करना आता होता हमारे बच्चों को, और वो वहाँ, अब सोचिए कि अगले 5 साल बाद 10 साल बाद वो कहाँ होगा। ये एलन जो मस्क है वो क्लियर है कि मुझे बच्चे बहुत करने हैं। कहता है मेरे पास इतना पैसा है, इतनी कंपनियां हैं, तो 11 बच्चे हैं उसके, यानी उलट चल रहा सारा मामला। और वो आने वाले किन बरसों को देख रहा है, किन लोगों को ट्रेंड कर रहा है। इवन दुनिया में आप सोचिए कि ये जो हार्वर्ड है वहाँ बुक्स नहीं पढ़ाई जाती, वो दुनिया के CEOs को बुलाया जाता है, उसे टेड टॉक्स कहते हैं। अच्छा, वहाँ सारे केस स्टडीज़ होते हैं। जितनी अच्छी लर्निंग वो होती है पूरे साल पे भारी होती है। यानी आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट बंदे को चुनते हो, बुलाते हो, उसको सुनते हो। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि आप आंखों से और दिल से सुनते हो, एम्पैथी। ठीक है। यानी जितने लोग बैठे होते हैं वो ऐसे बैठे होते हैं क्योंकि एक लफ्ज़ ना गिर जाए। जब आपकी ओरिएंटेशन ये होती है, आप कभी धक्के नहीं खाते। मैट्रिक के बाद बच्चे को, यानी आई बिलीव कि हर सूरत में जो 3 माह होते हैं एग्ज़ाम के बाद, बच्चे सो गुजारते हैं। मेरे वालिद ने मुझे लाइब्रेरी की एक्सेस दी। मैं और मेरा भाई साइकिल पे जाते थे, पिछली जो उसे कहते हैं कैरियर, उसको किताबों से भर के लाते थे, अपनी अम्मा के लिए अलग लेके आते थे। वो रज़िया भट्ट पढ़ती थी, हम नसीम जाजी, इशफाक अहमद, बानो कुदसिया, वो जो थी जबीला हाशमी, इन सब को मैंने 9वीं 10वीं में पढ़ लिया था। ज़बरदस्त।
सबरंग में पढ़ता था, 9-10 रिसाले आते थे। अच्छा, ओरिएंटेशन आपकी उस 9वीं 10वीं में तय हो जाती है कि आपने क्या करना है। मैं फर्स्ट ईयर में रिसालों में अफसाने लिख रहा था। ज़बरदस्त। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो उस वक्त में राब्ता आता था हांगकांग से, उसमें आर्टिकल लिखता था। आम लोगों को 200-250 मिलता था, मुझे उस वक्त 500 एक आर्टिकल का मिलता था। ज़बरदस्त। अच्छा, जब आप मेच्योर चीज़ पढ़ते हो तो मेच्योर हो जाते हो। मुझे याद है बचपन में जो अच्छे वालिदैन हैं वो बच्चों को किसी न किसी शॉप पे बिठा देते थे। तो अभी तो इतनी अपॉर्चुनिटी है बच्चों को, जिनको मेडिकल कॉलेज में जाना है, उन्हें इन 3 माह में किसी डॉक्टर के क्लिनिक पे बैठना चाहिए, इंजेक्शन लगाना सीखें, ओरिएंटेशन होती है, पेशेंट को देखना, डील करना, बात करना। जो बच्चियां ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं वो कहीं रिसेप्शनिस्ट लग जाएं, और ये काम फ्री कर लेना चाहिए। जो बिज़नेस करना चाहते हैं उनको कंप्यूटर की शॉप्स हैं, मोबाइल की शॉप्स हैं। एसी ठीक करने वाला कभी भूखा नहीं मरता, ना एसी ठीक रहने हैं। और इसी तौर पे जितने गैजेट्स हैं, तो जो गैजेट्स को सीख लेता है, क्या ख्याल है, वो कभी भूखा रहेगा? मेरी क्लाइंट थी, एक मेजर साहब की अहलिया थी, उनका बेटा जीसी में गया फर्स्ट ईयर में। ठीक है। तो मैट्रिक के बाद 3 माह में उसने मुझसे पूछा, सर आपका ड्रीम क्या है, क्या सोचते हैं, क्या गलती? तो मैंने कहा, मैं पिछले 25 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे मन में था कि मुझे 2 माह किसी मैकेनिक के पास लगाने चाहिए थे, यानी अभी मुझे मिले तो मैं जाऊं। हर दफ़ा धोखा खाने से, बेवकूफ़ बनने से बहुत बेहतर है आपको अपनी गाड़ी की चीज़ों का इल्म होना चाहिए। नहीं, बेखबरी हमेशा अच्छी नहीं होती। लाइक हम घर के छोटे छोटे काम आराम से, पेच कसने से लेके बल्ब लगाने तक, अभी तो लोगों को ओरिएंटेशन ही नहीं होती दुनिया में। मुझे याद है कुछ साल पहले मैं आई बिन टू जद्दा, तो जिस घर पहुंचे रात को, तो उसकी बीवी, मियाँ और बच्चे तीनों अपने कमरे को वाइट वॉश कर रहे थे। अच्छा, वहाँ तो कोई मजदूर है ही नहीं है ना वो, और उनको वो उनके पास गैजेट से वो गोल से ना डंडा लगा के, तो मुझे उन्होंने वही बिठा लिया, साथ बातें करते रहे। उन्होंने कहा जी बस 2 घंटे और फिर जो हो जाएगा मुकम्मल। एंड दे वर नॉट शाय, दे वर कॉन्फिडेंट कि अपना काम है, हमने खुद ही करना है। तो आता होगा तो आप, मेरा एक दोस्त है, इंजीनियर है, ही इज़ इन लंदन, तो वहाँ वो मुझे बड़े शौक से अपना दिखाता होता है कि ये टाइल्स भी मैंने लगाई है, ये दीवार भी लकड़ी की मैंने बनाई है, ये चीज़ें मैंने की हैं। तो ये जो ओरिएंटेशन है मैट्रिक के बाद की, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे मैक्सिमम बच्चे जो बेरोज़गार फिरते हैं, इन्हें कख नहीं आता। नहीं, मुझे कभी कभी अपने असिस्टेंट के लिए कोई बंदा चाहिए होता जिसको सोशल मीडिया आता हो, डिज़ाइनिंग आती हो, कंपोजिंग आती हो। मुजाला को काम का बंदा, अच्छा पैसे देने पे आप तैयार होते हैं, आपको ढंग का बंदा नहीं मिलता। जो आते हैं वो झूठ बोलते हैं, उनको काम नहीं आता होता। तो कोई भी काम सीखा हुआ हो, मेरी बिल्कुल इमीडिएट जो हमसाए हैं, वो खातून बीकन हाउस में पढ़ाती है, तो पूरे रमज़ान उनके घर सुबह आता था ये जो पांडा, फूड पांडा, शाम को। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, यार एक घर पकौने कुछ नहीं। तो अभी मुझे उसने परसों बताया कि उन खातून का फ़ोन आया कि मैंने अपनी बेटी को, शी इज़ इन 9th, ऑनलाइन रेस्टोरेंट बना के दिया हुआ है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो सारा दिन वो समोसे, पकौड़े, रोल, जो चीज़ें हैं हाफ डन करके रखते जाते हैं। तो शाम को ये आके तो फिर फूड पांडा, फूड पांडा, फूड पांडा। आप सोचिए, ये बिजनेस नहीं है। वो कहती मैं अपनी बेटी को बेहुनर करके घर नहीं भेजूंगी, कि वो किसी हुनर के बिना ही ब्याह के जाए, उसे मैं हुनर दे के भेजूंगी। दैट्स व्हाट जो इस ज़माने की ज़रूरत है, ये करना चाहिए। ठीक है सर, आपने बड़ी अच्छी बात कही, और ये चीज़ तो वैसे भी एक सुन्नत है कि आप अपना काम अपने हाथ से करें और अपना काम जो है वो किसी दूसरे के ज़िम्मे ना लगाएं। हमारी यूथ की प्रॉब्लम भी यही होती है कि वो यही समझते हैं कि अभी मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ और मुझे एक बड़ी अच्छी जॉब मिलेगी जिसके अंदर मेरे साथ 2-3 असिस्टेंट मुझे मिलेंगे। इनफैक्ट अभी मैं भी बहुत सारी इंटरव्यूज़ कर रहा होता तो उसमें मैं देख रहा होता हूँ कि उनकी जो एम है वो ऑब्वियसली एक बड़ा होना चाहिए, बट उनकी जो सोच रहे होते हैं ना कि जी मुझे इतने पैसे चाहिए और उसके साथ मुझे ये प्रोटोकॉल्स चाहिए, तो ये एक बड़ी गलत किस्म की एक चीज़ है। और दूसरी बात सर ये है कि हमारे नौजवान, आपकी बात सही है कि हमारे नौजवानों के पास हुनर नहीं है। यस, उनके पास, वो उनसे बात करें कि यार चलो बिज़नेस कर लो, कोई आइडिया निकाल लो, कोई अपना काम स्टार्ट करो, तो वो कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है। बट उनके पास जो मोबाइल फ़ोन होंगे वो 5-5, 6-6 लाख रुपए के उन्होंने मोबाइल रखे होंगे, मोबाइल के अंदर वो पैसा खर्च कर लेंगे, लेकिन 2 लाख रुपए का कोई छोटा सा काम शुरू नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बारे साहब को मैं बहुत अमेजिंग बात बताऊं। आई बिन टू कतर, तो
ये फुटबॉल का जब हुआ था वो उससे FIFA। ज़रा पहले उसको सब कुछ बन रहा था। ठीक है। जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था उसमें जो स्वीपर था ही वॉज इंडियन, जो न्यूज़पेपर लाने वाला था वो इंडियन, जो कुक था वो इंडियन, जो ये था टेलर वो इंडियन, जो उनके कपड़े धोने वाला वो इंडियन। तो मैंने 2-3 लोगों से इंटरव्यू किया, पता चला कि वो महाराष्ट्र के हैं, छोटे से गांव के। एक बंदा पहुंचा, उसने फिर दूसरे को बुलाया, फिर तीसरे को। अब उनका पूरा जो खानदान नहीं, पूरा गांव वो वहाँ है। जबरदस्त। अच्छा, अब जो तरीका उनका है वो हमारे बच्चों के लिए सीखने वाली चीज़ है। वो आते हैं मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद, और आके अंग्रेजी सीखते हैं। ये पहला काम करते हैं। अच्छा। दूसरा काम वो ड्राइविंग सीखते हैं। तीसरा काम तब तक 1 साल हो चुका होता है, किसी भी वो ऑड काम को कर रहे होते हैं। अब आप सोचिए कि आपके साथ वो बंदा काम कर रहा है, घर का खानसामा ही है, उसको ड्राइविंग आती है, लाइसेंस भी है, तो आप उसके जो फ्राइज हैं वो ऐड करेंगे या कम करेंगे? ऑब्वियसली ऐड करेंगे। अच्छा, तीसरा वो जो काम करते हैं सभी के कोई मैनेजरियल कोर्स करते हैं, ऑफिस मैनेजमेंट का, कोई ये मैनेजमेंट, कोई वो मैनेजमेंट। जब तक हमारा बच्चा यहाँ से जाता है एमए करके नौकरी करने, तो ये जाके होकर, हाँ जी, ये जाके मांगता है जी मुझे 3000 दें, तो इसको मिलते हैं 1500 या 1600, और तब तक वो 3200-3500 ले रहा होता है। इस बीच में 1-2 सालों में उसने 2-3, ये जो स्किल सीखना है दुनिया में, आपको खूबसूरत, आपका रंग चाहे काला हो, कद चाहे छोटा हो, अगर आपको काम आता है, अच्छी कॉफ़ी बना सकते हैं, लोग लिटरली उस कॉफ़ी के लिए लाइन लगा के आपसे लेंगे। आपको दफ्तर सेट करना आता है, आपको फ़ोन मैनेज करना आता है। मतलब मैंने कितने हमारे घरों में कहेंगे अब्बा या अम्मा फलां का फ़ोन आया था, किसका, नाम नहीं पूछा। वो गधे, तुम इतनी मैनर्स भी नहीं जानते। एक कागज़ लो, उस पे नाम लिख लो, फ़ोन नंबर लिख लो, कोई मैसेज है तो वो लिख लो, मोबाइल में नोट कर लो। यानी कौन सी दुनिया है कि जिसमें आप, मुझे याद है कुछ साल पहले एक गवर्नर पंजाब के, ये गैस साहिवाल, और गवर्नर आपको पता यूनिवर्सिटियों का चांसलर होता है, तो वहाँ एक सरकारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने शिकायत की कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के बच्चे हैं इनको नौकरी मिल जाती है, हमारे बच्चों को नहीं मिलती। तो गवर्नर साहब ने मुस्कुरा के देखा सबको, तो फैसलाबाद की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, उसके मालिक स्टेज पे आए, उन्होंने कहा कि मैं आपको सिर्फ एक फ़र्क बताता हूँ कि हमारा कोई गेस्ट, हमने एक बच्चा रख लिया सरकारी यूनिवर्सिटी का, हमारा गेस्ट आ रहा है स्वीडन से, उसे कहेंगे जाओ जाके एयरपोर्ट पे ले आओ। तो वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँच के हमें जो पहली कॉल आती है वो ये नहीं आती कि जी मेहमान आ गए हैं, पहली कॉल ये आती है कि जी वो शीशा बड़ा था, मुझे नज़र नहीं आया, तो मैंने जाके टक्कर मार दी, मेरी नक्सीर फूट गई है। उनके जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लड़के जिनको ग्रूम्ड होते हैं, उन्हें टाई पहननी आती है, सूट पहनना आता है, उन्हें उठना बैठना आता है, उसने कहीं ना कहीं 6 माह की इंटर्नशिप की होती है। तो जब वो जाता है तो उसके हाथ में प्ले कार्ड होता है जिस पर लिखा होता है मिस्टर स्टीवन वेलकम, और वो लेके खड़ा होता है। तो जो ही स्टीवन आता है उसको वो शेक हैंड करता है, गाड़ी में बिठाता है, तो दफ्तर आके छोड़ता नहीं है, वो एचआर वालों से मिलवाता है, जिस जिस जगह जाना है उसकी मीटिंग है वो साथ जाएगा, 2 दिन का है गेस्ट, 2 दिन पूरा करके उसको वापस भेजेगा। दैट्स द डिफरेंस। किसी के पास सिखाने का टाइम नहीं है, आपको सीख के जाना चाहिए ना। तो यूनिवर्सिटीज़ में जितने बच्चे पढ़ते हैं, इंटर्नशिप क्यों कराई जाती है, ताकि ये वहाँ जाके हायरार्की को जान लें, किससे बात कैसे करनी है। मतलब ये नहीं है कि पूछते फिर जी वाशरूम किधर है, और दोपहर को सब लोग खाना खाने चले गए, आपको ये नहीं पता कि कहाँ गए हैं और कैसे खाना है। यानी बेसिक चीज़ें, किस बंदे से कैसे बात करनी है, असल रिपोर्ट किसको करनी है, तो ये इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप सरकारी यूनिवर्सिटियों में नहीं बॉदर करते। इवन बच्चों को, यानी जो 4 साल यूनिवर्सिटी में रहते हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी में हॉस्टलों में, यकीन माने उनको कपड़े पहनना नहीं आते। वो पर्पल, नीले, पीली शर्टें और पैंटें पहन लेंगे, उन्हें ये अकल नहीं आएगी कि एक एग्जेक्टिव लुक में मैं कैसे जाऊं। प्राइवेट सेक्टर में मुझे याद है हमारी यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा टाई के बिना यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं हो सकता था। तो एक रोज़ एक माँ आई मेरे पास, उन्होंने कहा सर मैं सैयद हूँ, मेरे बच्चे को टाई बहुत अच्छी लगानी आती है, पर ये खोता मेरी कमेटी खा गया है। जो लोगों की कमेटी थी
तो इसको ध्यानत भी सिखाएं, सिर्फ इसको शक्ल ना, वो शक्ल मोमना और वगैरह हाँ, वगैरह। ठीक है। तो इनफैक्ट लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे ग्रूम भी हों, खूबसूरत हों, प्यारे हों और स्किल्ड होने चाहिए। सही बात है। अच्छा सर, स्किल की आपने बात की, तो अभी हम जिस बिल्डिंग में बैठे हैं, आरफा करीम, उनके बारे में आपने एक किताब भी लिखी है, एंड यू आर द ओनली पाकिस्तानी जिन्होंने आरफा करीम के बारे में किताब लिखी है। सो वो भी एक यंग गर्ल थी, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि किताब में किन किन पहलुओं पे आपने जिक्र किया। अरफा जब फौत हुई तो दूसरा दिन, मैं उस वक्त उर्दू डाइजेस्ट का एडिटर था। उर्दू डाइजेस्ट पाकिस्तान का सबसे शानदार, बड़ा और खूबसूरत डाइजेस्ट है। ठीक है। तो उस वक्त बहुत हाइप थी, यानी वज़ीर आज़म उनके घर गए, वज़ीर आला शहबाज शरीफ उनके घर गए, हर मिनिस्टर जा रहा था। तो मैंने सोचा कि इस पे बात उसको जाना जाए। यानी अरफा को उससे पहले उसका जिक्र होता रहता था कि शी वाज द यंगेस्ट गर्ल जिसने छोटी सी उम्र में माइक्रोसॉफ्ट का कर लिया। तो मैं उनके घर पहुंचा। उनके घर एयरपोर्ट से ज़रा आगे गंदे नाले को क्रॉस करके तो भैंसें बनी हुई थी और एक घर था। तो वहाँ से उस वक्त जो मिनिस्टर थी इंफॉर्मेशन की, वो निकल रही थी गाड़ियों पे, तो हर टीवी चैनल की वहाँ से गाड़ी निकल रही थी। अब जाके मैं ड्राइंग रूम में बैठा तो वहाँ 3 लोग कराची से आए हुए थे, MQM के MNs थे। ठीक है। और वो रिपोर्ट कर रहे थे कि हम पहुँच गए, अभी मिले नहीं है उनके अब्बा से। आप सोचें हाइप का ये दिस वाज द लेवल। ठीक है। इतने में फिर अरफा की अब्बा आए, कर्नल साहब, और उन्होंने घर जाके बताया। तो उनकी बहन, वो भी प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अंजुम, वो आई, फिर उनकी बेगम आई, मुझे वो साथ घर ले गई। तो आई वॉज द फर्स्ट वन जो उस पूरे लोगों में से जिसको वो घर के अंदर उन्होंने एक्सेस दी। तो पुप्पो ने बताया कि मैं तो आपको रेगुलर पढ़ती हूँ, इस्लामाबाद में वो प्रोफेसर हैं। तो फिर मुझे वो अरफा के कमरे में ले गए। ठीक है। जो इस किताब की वजह बनी। तो उसका जो बेड था उस पे 3 किताबें पड़ी हुई थी, आधी खुली, एक टेबल पे पड़ी हुई थी, एक बियर था जो उस बेड पे था। वो कमरा बहन भाई का था, एक अरफा थी और भाई उसका छोटा उस कमरे में। ठीक है। अच्छा, इस दौरान बहुत बातें हुई इनके अब्बा से। मुझे लगा कि उनके अब्बा जो नहीं बन पाए थे वो उन्होंने अपनी सारे ख्वाब अपनी बेटी में उंडेल दिए, ट्रांसफ़र कर दिए। और उन्होंने बताया कि मैंने अरफा से कहा कि बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाता हूँ, पैरागॉन में थी वो, तो फिर घर के पैसे इतने नहीं होंगे, तो अगर हम ज़रा सस्ती जगह पे घर ले लें तो क्या तुम्हें शर्मिंदगी तो नहीं होगी। तो उन्होंने कहा अपनी बेटी की मर्जी से ये घर लिया कि उसकी कोई दोस्त आए, उसे यहाँ गोबर नज़र आए। अच्छा पक्का था घर, यानी, लेकिन ज़ाहिर है वो सैनिटी का, हाँ जी, मसला था। जो 3 किताबें थी उसकी टेबल पे और बेड पे पड़ी, एक थी प्रिंसिपल सेंट्रेड लीडरशिप, ये कोवे की किताब है। अच्छा, कोवे का मैं पुराना फ़ैन हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था कोवे को। ठीक है। ये किताब वो है जो सोने जैसी किताब है, प्रिंसिपल सेंट्रेड लीडरशिप। ये दुनिया भर में जो लीडरशिप है ये बच्चों को ज़रूर पढ़नी चाहिए ये किताब, इतनी उम्दा। उसकी जो मशहूर किताब है वो तो 7 हैबिट्स है, उसके बेटे ने भी लिखी है यूथ की हैबिट्स पे, यानी, और उसकी करोड़ों में किताबें बिकती हैं। ठीक है, सही हो गया। दूसरी किताब जो थी वो स्पिरिचुअल थी, कह फकीरदा। ये उस वक्त ताज़ी आई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने खुद रखी है। उसने कहा उठा के देख लें। देखा तो अरफा ने अपने हाथ से जगह जगह लाइनें लगाई हुई थी, ओके, नोट्स लिखे हुए थे। ज़बरदस्त। तीसरी थी कुलियात इकबाल। ठीक है। तो उसमें भी उसने जो याद किए हुए थे, यानी मुझे याद एक साहब मैं इस्लामाबाद से लाहौर आ रहा था तो FM पे अरफा का इंटरव्यू चला। ठीक है। तो उसने पूछा क्या कर रही होता, वो मैट्रिक में थी। तो उसने कहा मैं म्यूज़िक सीख रही हूँ, मैं जर्नी कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। तो मैं बहुत डरा कि जिसके शौक़ ज़्यादा हो जाएं, आप किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं रहते, यानी आप कभी भी हर चीज़ के नहीं हो सकते। ठीक है। अच्छा, अब उसका जो फोकस था वो उन्होंने बता रहे थे कि स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम होता, अंग्रेज़ी मुकाबला है, उर्दू मुकाबला है, क्रिएटिविटी का है, तो इसी का नाम आता, ये कर देती थी। फिर उनके अब्बा ने मुझे वो सोने की डली 10 तोले की थी वो भी दिखाई कि जब ये दुबई गए तो किसी शेख से मुलाकात थी, बच्ची से पूछा कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है,
तो उसने कहा मैं जहाज़ उड़ाना चाहती हूँ। अच्छा। उसने कहा एक दफ़ा बताऊँगा, यानी आई हैव माई ओन एयरक्राफ्ट, अगर तुमने उड़ा लिया, यानी मुझे पता है जब तुम बहुत जीनियस हो, तुम्हारी तारीफ ये की जाती। तब ये बिल गेट से मिल के आई थी, ठीक है, वापसी पे ये रुके थे, ठीक है। तो उसने उड़ा लिया। तो उसने वो उस वक्त उसको दी। तो कर्नल साहब ने कहा कि मैंने ये उसकी पढ़ाई के लिए रखी हुई थी, कि जब बीमार हुई तो बिल गेट्स ने इसे ऑफ़र भी की थी वहाँ दुबई हॉस्पिटल जाने की, जहाज़ भी भिजवाया था। अच्छा, ये बहुत सारे बच्चों के लिए रोल मॉडल थी कि उसके जाने के बाद बहुत सी माएँ रोईं, बहुत से घरों में अफसोस, हालांकि लोगों ने उसको देखा हुआ नहीं था, बट उसका जिक्र होता रहता था। ठीक है। यानी हर बच्चे में बुनियादी तौर पर जो जहानत है या क्रिएटिविटी, दैट्स मस्ट, उसका फोकस था, इसी पे उसको शोहरत मिली। और फिर उसकी मुझे नज़में मिली जो बाद में फूफो ने, अंजम फूफो ने, मैं भी उनको फूफो ही कहता हूँ, और माशाल्लाह इतने साल हो गए उनसे राब्ते में, तो उन्होंने उसकी नज़में अंग्रेज़ी की और उर्दू की भेजी। फिर उसके बारे में जो जो और चीज़ें थी उनको फिर मैंने किताब में डाला। जब वापस आया तो हमने उर्दू डाइजेस्ट का एक खसूसी नंबर छापा, ठीक है, उसका नाम था दूर का सोचने वाली दूर जाने के लिए। तो एक्सपो में बुक फेयर होता है जो, उस पर हमने, मुझे याद है कुछ 100 हमने होर्डिंग्स लगाए थे उसके, ठीक है। और वो इतना एडिशन फ़रोख्त हुआ, लोगों ने जिनको नहीं इल्म था अरफा के बारे में उन्होंने उससे जाना, पर उससे अवेयरनेस भी बड़ी क्रिएट हुई। फिर ये किताब मैंने इल्म उरफान को दी, उन्होंने इसको छापा। ठीक है। तो अभी तक जो है ये आपकी किताब जो है वो कितनी सेल हो चुकी है, और क्या उसके अंदर बेसिक क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप यूथ को रिकमेंड करेंगे कि ये किताब ज़रूर पढ़ें? ये किताब बुनियादी तौर पर एक बच्ची की कहानी है, ठीक है, उसके शौक़, कैसे उसके दादा ने उसको फैसलाबाद में एक ट्यूटर से कंप्यूटर सिखाया, ठीक है, कैसे उसके ख्वाब थे, क्या वो बनना चाहती थी। उसको छोटी सी उम्र में उसने नज़में भी कहीं, वो नज़में भी उसमें हैं, उसकी जो मुख्तलिफ तस्वीर थी वो भी उसके अंदर हैं। तो उसका किताब का नाम भी यही है, अरफा करीम, दूर का सोचने वाली दूर जाने के लिए। ओके। बिल गेट्स से उसकी मुलाकात का अहवाल उसमें पूरा लिखा। ठीक है। उसने उसमें कहा था कि बिल गेट वॉज सो कैजुअल कि उसके कफ खुले हुए थे, और उसने, बिल गेट्स ने बातें कर, ज़रा ये सवाल पूछ रही थी, तो उसने कहा पाकिस्तान में औरतों पे सुना बड़ी सख्तियाँ हैं। तो इस बच्ची ने उसे कहा कि कभी पाकिस्तान आइए तो मैं आपको गांव लेके चलूँ। तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हमारी ख़वातीन ना सिर्फ इंडिपेंडेंटली मरब्बों को जाती हैं, खाना लेके जाती हैं, अपने मियों के साथ काम करती हैं, फसल काटती हैं, तो उन पर कोई प्रेशर नहीं होता, वो अपनी मर्ज़ी से ये करती हैं। और ऐसे ही हमारी इंडस्ट्रीज़ में, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में इतनी बच्चियाँ, अच्छा एक छोटी बच्ची का इतने बोल्ड हो के इतनी समझदारी से जवाब देना, हमारे बच्चों को तो सूझता ही नहीं है ये। और इतनी छोटी बच्ची का इतना विजन भी नहीं होता आजकल के टाइम। एग्जैक्टली। तो यूँ वह अच्छी एक मज़े की किताब थी जो उर्दू डाइजेस्ट में हमारे इनिशिएटिव्स थे। फिर हमने हर किताब डाइजेस्ट से मुख्तलिफ थी। किताब में फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें शामिल की। उनकी अरफा की अम्मा का इंटरव्यू किया, भाइयों से मिला, उनके अब्बा से मिला, उनके फुफ्फो से बैठ के ज़्यादा डिस्कशंस हुई, तब जाके कॉम्प्रिहेंसिव। हमारे यहाँ वैसे भी ऑटोबायोग्राफी का रिवाज नहीं है, तो ये एक उसी नौयत की चीज़ है। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, मुझे इसके साथ से ये बताइए, आपने माशाल्लाह इतनी बुक्स लिखी हैं। अच्छा, आजकल का टाइम आपको पता है कि बहुत सारी बुक्स को यूट्यूब पे जो है ऑडियो करके जो है राइटर्स ने पब्लिश करना शुरू कर दिया। क्या आपने भी इस तरफ रुझान आपका रहा है या आप फ्यूचर प्लान कर रहे हैं? फ्यूचर प्लान हमारा है, रुझान नहीं रहा। ठीक है। क्योंकि अभी मुझे रोज़ बोलना होता है, यानी हमारा सुबह 6 बजे जाता है, शाम को 6 बजे जाता है, और आप सोचे पिछले 7 साल से हमने कभी नागा नहीं किया। अच्छा, ज़बरदस्त। मंडे को 11 से 12 में लाइव भी जाता हूँ। ज़बरदस्त। इस बीच में मुख्तलिफ चैनल के जो मॉर्निंग शोज़ हैं वो भी करने होते हैं, ट्रेनिंग्स भी करनी होती हैं। ठीक है। तो हमारी जो वेबसाइट है उसमें हमारी बुक्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है। हमारी एक वेबसाइट है जो सिर्फ ट्रेनिंग्स की है, कोर्सेज़ की। ठीक है। उसमें 14 कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन अपने घर बैठे बच्चे करते हैं, बच्चे बच्चियाँ। शाइनेस पे है, एंगर मैनेजमेंट पे है, विनिंग एटीट्यूड पे है। ये बड़ी क्लास की चीज़ है। ठीक है। हम 2 एटीट्यूड ही जानते हैं ना, नेगेटिव और पॉजिटिव।
पर दुनिया में अगले 100 साल का जो विनिंग एटीट्यूड है वो क्या चीज़ होता है। ठीक है। इसी तौर पे जो सेल्फ अवेयरनेस पे है, सेल्फ ग्रूमिंग पे है, प्री मैरिज, हमारे यहाँ इतना जुल्म है लड़के और लड़कियों दोनों के साथ कि हम मोटरसाइकिल सिखा देंगे, दुकान पे बैठना सिखा देंगे, ओरिएंटेशन देंगे किसी जॉब की, जो जिंदगी का सबसे बड़ा है। आपकी शादी हो रही है, उसकी कोई ओरिएंटेशन ही नहीं होती, ना उनकी कोई रहनुमाई। अब्बा समझते हैं खुद पता है, अम्मा भी यही समझती हैं पता है, और फिर बेचारे ब्लेंडर करके ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। सो प्री मैरिज पे हमारा कोर्स है, पोस्ट मैरिज पे कोर्स है, गृहस्थी पे कोर्स है। एक मैंने बहुत मेहनत करके कोर्स बनाया, उसका नाम है अडोरेबल गर्ल। 3000 सालों में दुनिया की औरतों में, लड़कियों में वो कौन सी 20 खूबियाँ हैं जो मिस्र में, यूनान में, इंडो पाक में ढूंढी जाती हैं या जिसको माना जाता है। तो वो कोर्स भी उसमें शामिल है, अडोरेबल गर्ल का। ये भी जो बच्चियाँ करती हैं उनको बहुत काम आता है कि आप की ज़िंदगी की ओरिएंटेशन वाज़ेह हो जाती है। ठीक है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अभी हमारा लास्ट सवाल, जो कि हमारा टाइम ऑलमोस्ट जो है वो एंड हो चुका है। अभी आपने बात की कि आप उन चंद पाकिस्तानियों में से हैं जिन्होंने गज़ा में विज़िट किया है। आजकल के हालात आपके सामने, हमारी यूथ जो है वो क्या इस सारे अमल में कर सकती है? वैसे तो आपको पता है कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेना है, सारी चीज़ें करनी है। आजकल जो है बाइकाट की भी एक मुहिम चलाई जा रही है कि बाइकाट करें उनकी चीज़ों का। और दूसरे ऑन अनदर हैंड ये भी कहा जाता है कि हम ये जो काली बोतल है हम इसका तो बाइकआउट कर दें, बाकी चीज़ें जो हैं उनका तो बाइकआउट कर दें, लेकिन जो आपके मोबाइल फ़ोन हैं उनका बाइकआउट नहीं आप करते। ठीक है, आपकी जो दूसरी चीज़ें हैं उनका बाइकआउट नहीं करते। यूथ को क्या पैगाम देंगे कि यूथ किस तरह से कर सकती है, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पर? अच्छा, जो दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। बाइकाट के लिए मैं कभी अपने आप को नहीं कायल कर पाया। ठीक है। कि लाइक काली बोतल हो या चिट्टी बोतल हो, ये पाकिस्तान में बनती है। ठीक है। बनाने वाले पाकिस्तानी, पानी भी पाकिस्तानी, उनका बेनिफिशियरी भी पाकिस्तानी। तो आप को सबसे आसान लगता है, असल में ये 2 नंबरी है। सबसे आसान लगता है कि आप एक सिंबॉलिक चीज़ का बाइकाट कर दें। ठीक है। अपने लोगों को नुकसान करें। ठीक है। नुकसान अगर बाइकाट करना तो उन चीज़ों का करें, गाड़ियाँ हैं उनकी, मोबाइल है उनके, नेटवर्किंग उनकी है, आप उसका बाइकाट नहीं करते। सो बाइकाटों से दुनिया नहीं चलती। ठीक है। दुनिया चलती है स्पेसिफिक स्टेप से। ठीक है। दुनिया में यूथ ने पूरी दुनिया को उनका चेहरा दिखाया। ये यूथ कहाँ की थी? लंदन की। ये यूथ कहाँ की थी? अमेरिका थी। 1-1 लाख बच्चा निकला जुलूसों पे। पाकिस्तान में नहीं निकले, पाकिस्तान में तो अब निकले हैं जाके, कराची में और लाहौर में ये जेआई वालों ने बहुत उम्दा रैलीज की, बाकी लोगों ने भी अब करनी शुरू कर दी है। लेकिन सबसे ज़्यादा तो दुनिया ने, दुनिया की यूथ ने, इवन वाइट हाउस के सामने भी किया, पकड़े भी गए। मेरे ख्याल 1500-1600 बच्चे बच्चियों को उन्होंने वीज़े भी ख़त्म किए, वापस डिपोर्ट किया। बट देवर फॉर जस्टिस, फॉर इंडिपेंडेंस। और ये जो वहाँ पे कत्लेआम हुआ, इसके ख़िलाफ़ आप सोचिए कि ये जो इंसानी नॉर्मल दिमाग है, ये जुल्म के साथ कभी भी लाइन नहीं होता। ये इंसाफ के साथ जाता है, मासूमियत के साथ जाता है, मोहब्बत के साथ जाता है। हमारे यूथ को इस मामले में जो कुछ लोगों ने और इनिशिएट किया कि यहाँ फंडिंग हुई और अलखिदमत वालों ने कुछ 26 जहाज़ गवर्नमेंट की मदद से वहाँ भिजवाए। मैं चूँकि खुशबख्त हूँ, उन रस्तों पे भी, लाइक कायरो में इन्होंने बहुत बड़ा, यानी जैसे आपका जो सेंटर है, कई कनाल की वो जगह हैं जहाँ पे वो बनाए। 500 ट्रक इनके, वो कायरो से जो रफ़ा बॉर्डर है, देखो 500 किलोमीटर है, बीच में सहराए सीना है जहाँ मूसा की वो पूरा सफ़र था। तो मुझे 4 दफ़ा सहराए सीना अबूर करने का मौका मिला। रफ़ा वो जगह है जहाँ जब पहले कहत पड़ा था तो लोगों ने रफ़ा की दीवारें तोड़ के मिस्र में आ गए थे। अभी वहाँ भी इन्होंने कार्रवाई की, उनको भी मारा। ये जो ट्रक जाते हैं इमदाद के, पहले इसराइल में जाते हैं, वो चेक करते हैं एक चीज़, फिर रफ़ा से अंदर जाते हैं। और पाकिस्तानी दुनिया के वो शानदार कौम हैं जिन्होंने सबसे पहले रफ़ा से इमदाद वहाँ भेजी। इन लोगों ने, अलखिदमत वालों ने 2 जगह से भेजी। मुझे इनके जो थे एयर मार्शल अरशद, उनसे भी मुलाकात का मौका मिला। वो जॉर्डन के सफ़ीर से उनकी दोस्ती थी, वहाँ से भेजा। जो मिस्र के सफ़ीर थे, इनकी मदद से वहाँ से उन्होंने भेजा। सो फिर जर्मनी, ये जो है तुर्की, इनके लोगों ने, 2-3 मुल्क हैं जिन्होंने वहाँ इमदाद भेजी। ठीक है।
ये हमारा बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। कुछ लोगों ने 2 नंबरियां भी की, लेकिन मुजमूई तौर पर आपकी कौम में यहाँ से मेडिसिन गई, यहाँ से इवन इन्होंने कुछ 20 के करीब एम्बुलेंसेस बनवा के पाकिस्तान से, तो ये शिपमेंट के जरिए 3 जहाज़ गए, वहाँ पहुँची। उनके अंदर हर बीमारी, ज़ाहिर है वहाँ हॉस्पिटल सारे ख़त्म हो गए। गज़ा में जो हॉस्पिटल था वो तबाह हो गया। गज़ा में यूनिवर्सिटी थी, 20,000 बच्चे वहाँ पढ़ते थे, उसकी मैं वाइस चांसलर से भी मिला। वहाँ पाकिस्तान के अलावा एक तुर्की का हॉस्पिटल भी था। मज़दूरों के बच्चे बहुत उनके मज़दूर थे। जब ये तैयारे हमला करते हैं तो तुर्की ने उनके हाथ पांव बनाने का एक बनाया हुआ था। खान यूनिस में जहाँ ये पिछले दिनों एक डॉक्टर साहब रो रहे थे, 80 लाशें सामने पड़ी थी, एंड ही वाज वीपिंग कि आई एम द डॉक्टर ऑफ डेड बॉडीज। उस डॉक्टर साहब के घर पे हम रहे, वो वहाँ के सुपरिटेंडेंट थे, बहुत ही नाइस आदमी थे। गज़ा में और फ़लस्तीन में बहुत से बच्चे जो डॉक्टर हैं, अब उनके वो डायरेक्टर जनरल मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तान के पढ़े हुए हैं, पेशावर के, कराची के, लाहौर के मेडिकल कॉलेजेस में, और वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते। मुझे उनके कब्रिस्तानों में जाने का मौका मिला। वहाँ उनके जो अहमद यासीन जो उनके सरबराह थे, एंड ही वाज ए टीचर, और वो बच्चों को एक्सरसाइज कराते हुए माजूर हो गए थे, उनकी कब्र पे जाने का मौका मिला। उस वक्त अहमद हनिया जो थे, डॉक्टर हनिया जी उनके वज़ीर आज़म हयात थे। डॉक्टर अहमद बाहर उनके पार्लियामेंट के सदर थे, उनके हम मेहमान बने। उनके वज़ीर सेहत थे, उनके पास गए, और तब भी वहाँ हमने पूछा उनसे, 3-4 हम लोग थे, कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे खेलते हुए एक दूसरे को स्टोन मारते हैं तो आई बॉल फट जाते हैं, यानी डेला फट जाता है और पानी बह जाता है, तो हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। यानी ज़ाहिर है जब बच्चे शुरू से उनके टैंकों से लड़ते और बेखौफ हैं, तो फिर हमने यहाँ डॉक्टर फैज़ुर्रहमान साहब को फ़ोन किया। ये उस वक्त अलखिदमत के सदर थे, एंड ही वाज इन पेशावर। ठीक है। उन्होंने कहा मैं आपको बताता हूँ। तो अगले दिन उन्होंने बताया कि मैंने 64 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर दिया है कायरो, इन्हें क्या फ़लाँ जाके मार्केट से ये मशीन जाके ले लीजिए। ज़बरदस्त। यानी इतना शानदार, ये पाकिस्तानी का रोल है ना जी। वो उन्होंने बहुत मोहब्बत से सबकी तारीफ़ें की, लेकिन उनमें से अक्सर लोग बेचारे शहीद हो गए जिनसे हमारा रब्ता था। उनके कुछ 40,000 बच्चे और बच्चियाँ थे जो गवर्नमेंट के साथ अटैच थे, और सबके पास अपने कैमरे, अपने मोबाइल काम करते थे, और ये जो हमला होता तो फ़ौरन उसको आ जाता था सोशल मीडिया पे। उन्होंने अपने लोगों में बहुत बेखौफी, जितने उनके बड़े शहीद होते हैं उनके बच्चों को गवर्नमेंट अपने गोद ले लेती थी, उनकी शादियां जल्दी करती थी। यानी 2-2, 2.5 माह की जो छुट्टियां होती हैं उनमें वो कुरान हिफ्ज़ करा देते थे। 10,000 बच्चों को उन्होंने करवाया। ज़बरदस्त। उनकी कैबिनेट में उस वक्त 24 डॉक्टर थे, PhD डॉक्टर, अमेरिका के और ऑस्ट्रेलिया के पढ़े हुए। और ये मुल्क से, क्योंकि इट्स लाइक का कैद खाना, तो वो सुरंगों से बाहर निकलते थे। अभी तो गवर्नमेंट वहाँ मिस्र ने जो जहाज़ किसी फ़लस्तीनी को लेके आए, $6,000 उसको जुर्माना हो जाता है, इतनी सख्ती है। लेकिन उस वक्त ये चले जाते थे। अभी भी पाकिस्तान दुनिया में वाहिद है जो फ़लस्तीनी बच्चों को पाल रहा है। जो बच्चे उनके मेडिकल कॉलेजेस में थे, कोई 150-200 वो पाकिस्तान में आए, तालीम मुकम्मल की। अभी भी 200-250 बच्चे इनकी पूरी फीसेज अलखिदमत वाले कर रहे हैं। इस्लामाबाद में उनको रखा हुआ, मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेज में भेजा। तो पाकिस्तान का बहुत अहम रोल है, पाकिस्तानी लोगों का। मुख्तलिफ लोगों ने करोड़ों रुपए दिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक सरबुलंद मुल्क है कि हम लेने वाले सिर्फ नहीं हैं, हम देते भी हैं। शाम का मसला हुआ तो शाम में भी वहाँ आगोश सेंटर बने हैं, तुर्की की सरहद पे। जो याद है ना आपको, एक बच्चा समुंदर में बहता हुआ, उसकी डेड बॉडी थी। और तो पाकिस्तानी पहले सिर्फ थे खाने वाले या लेने वाले। हाँ, सारे चंदे, भैंसें, गायें, गोश्त हम पे आता था। अभी आप देने वालों में, ये कितने फ़ख्र की बात है, इज़्ज़त की बात है। हमारे यहाँ लोगों ने बहुत इम्प्रूव किया। ये जो यूनिवर्सिटियों के लड़के लड़कियाँ हैं, इनको मैंने देखा 1200-1400 लड़के लड़कियों को एक पायलट अफसर की ज़ेर निगरानी, यानी ही वाज जो सर्विंग पायलट हैं, तो अलखिदमत के ऑफिस में ये लोग सब बैठे उनके फूड पैक कर रहे थे, उनके मेडिसिन पैक कर रहे थे, जो पैक हो के जहाज़ों में जाती है टनों के हिसाब से। सो ऑल आर पाकिस्तानी, दे आर वॉलंटियर्स। और जब आप करना चाहें अल्लाह आपको रास्ता दे देता है। अपनी कौम में गैरत ज़रूर पैदा करनी चाहिए, हिम्मत पैदा करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो बंदा आए आपको डिट्रैक कर दे, कभी इधर कर दे, कभी उधर कर दे। तो अपनी
टारगेट पे, पाकिस्तान की तरक्की पे, अपनी तरक्की पे, इवन लाइफ आफ्टर डेथ पे आपका फोकस रहना चाहिए, ताकि आप एक शानदार शख्सियत तो बनो। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। जाते हुए आखिरी मैसेज यूथ के लिए कोई पैगाम देना चाहिए? ये तो बहुत ज्यादा है, इतनी जो हम बात कर रहे थे, यूथ को किसी मैसेज की जरूरत नहीं है, यूथ को एक्टिव होने की जरूरत है, यूथ को रोल मॉडल बनने की जरूरत है। हम ढूंढते हैं हमें अपना को आमिर खान मिल जाए, अपना को शाहरुख मिल जाए, तो आप खुद क्यों नहीं बनते? कितने पाकिस्तानी हैं जो इवन ये जो हमारे गुलकार हैं अताउल्लाह ईसा खिलवी, उनकी बेटी वहाँ अमेरिका में पाकिस्तान की वन ऑफ द लीडिंग एनिमेटर बनी, हॉलीवुड की मूवीज को अवार्ड्स भी इसको मिले। इसी तौर पे एनसीए का एक बच्चा था, वो वहाँ गया और वो वहाँ पढ़ाता भी है। बिप्सी सिद्धवा पाकिस्तान की हैं, वो अमेरिका में क्रिएटिव राइटिंग पढ़ाती हैं। इनफैक्ट इतनी अपॉर्चुनिटी है दुनिया में, पर अल्लाह ने ये अपॉर्चुनिटी कॉम्पिटेंट लोगों के लिए रखी है। नकम्मे, नैले, दैले, सुस्ती के मारे, लेथार्जिक और सिर्फ लेटे हुए, वो जो होता था ना एक ख्वाब देखने वाला शेख चिल्ली, शेख चिल्लियों के लिए दुनिया में कुछ नहीं है। और स्पेशली उन लोगों के लिए भी कुछ नहीं है जो कहते हैं क्या करते हैं, कुछ नहीं, बड़े भाई बाहर होता है। हाँ जी, अब देखें मैं अब भी एवरेज 14 घंटे काम करता हूँ और खुशी से करता हूँ। आई लव टू वर्क, आई लव टू लर्न, आई लव टू रीड। तो नतीजे में उम्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आप ताज़ा रहते हो। जिस पानी में ताज़ा पानी मिलता रहे उस पर काई नहीं जमती, उसमें बू नहीं आती, वो बुढ़ा नहीं होता। मैं बुढ़े लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करता जो अपनी बीमारियों को और दवाइयों का जिक्र करते हैं। अच्छा, यूथ के साथ मैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जब भी पढ़ाता, लेक्चर के लिए जाता हूँ, आई लव टू रिलेट विद यूथ। वहाँ से आप एनर्जी लेते हो, उनको एनर्जी देते हो। यूथ जो छोटी छोटी चीज़ों में जब डेविएट होके पड़ती है तो वक्ती तौर पे तो आपको मज़ा आता है। अपने अफेयर कर लिया, मोहब्बत कर ली, किसी नशे में चले गए, कोई ये पी लिया, कोई वो पी लिया, लेकिन ये सारे अफेयर्स आपकी मंजिल खोटी कर देते हैं। जब आप बड़े बन जाते हैं आपको दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियाँ मिल जाती हैं, खूबसूरत तरीन गाड़ियाँ मिल जाती हैं। अभी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, यानी अभी तो आप ऐसे ही हैं, चलती गाड़ी में से उतर के आप मोटरवे पे खड़े हो जाओ तो पीछे को मामे की गाड़ी थोड़ी है जो आ रही होगी आपको उठा के ले जाएगी। सही बात है। मंजिल पे जाना चाहिए, मंजिल पे जाने के लिए वो एबिलिटी पैदा करनी चाहिए। और सबसे आखिरी बात ये है कि जिस रब ने ये ज़िंदगी दी है, नेमतें, खुशियाँ, सुख और रिज़्क वो देता है। उससे अगर को कट जाए तो ऐसे ही है जैसे घर की बिजली चली जाए। वक्ती तौर पे आप सोलर से चला लोगे, लेकिन सारी उम्र सोलर नहीं चलता। सो अपने रब को कभी नहीं भूलना चाहिए, उससे जुड़े रहना चाहिए, दुआओं से, मोहब्बत से उससे इश्क करना चाहिए और उससे दोनों हाथों से लेते रहना चाहिए। वो आमादा है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अल्लाह से जो मांगते हो वो देता है, पर उसको देगा ना जो उससे जुड़ा हुआ होगा। सही बात है। जो उससे कटा हुआ उसको क्यों देगा, जो उसकी मानता नहीं है। इशफाक साहब अल्लाह गरी के रहमत करे कहते होते थे, मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है, मोमिन वो है जो अल्लाह की मानता है। तो अल्लाह की माननी चाहिए ना। अल्लाह की मानने के बाद आप बहुत अच्छे बन जाते हो, सॉफ्ट भी, हम्बल भी, लविंग भी, साजिशी नहीं बनते, लोगों का हक दबाने वाला नहीं बनते, चीटर नहीं बनते, जो आप गलत रास्ते वो नहीं चुनते, जो कि आपके अंदर एक ऐसा शानदार और ख़ूबसूरत बंदा परवरिश पाता है। इमाम जो जाफ़र सादिक थे, उनका एक कॉल था बड़ा शानदार, उस पर हम एंड करते हैं। वो कहते हैं, उनसे पूछा किसी ने कि अगर मैंने जानना हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ या बुरा हूँ तो कैसे पता चलेगा। उन्होंने कहा जो तुम्हारे दिल की ख्वाहिशें हैं उनको एक प्लेट में रखो, ऐसे डेकोरेट करके, तो फिर अपने दोस्तों की महफिल में लेके जाओ। अगर तो तुम ये दिखा सको और तुम्हें शर्मिंदगी ना हो, जबरदस्त, हाय मैंने क्या क्या दिल में पाल रखा है, तो देन यू आर ए गुड पर्सन। और अगर आपको अपनी ख्वाहिशों पे ही शर्मिंदगी हो तो समझें को आपको अपनी ख्वाहिशें बदल लेनी चाहिए।
सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑलवेज वेलकम। सर हमारे साथ मौजूद थे, सर अख्तर अब्बास, बहुत अच्छी गुफ्तगू की, बड़ा अच्छा मज़ा आया इनके साथ गुफ्तगू करके, और बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि हमारी यूथ के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि भाई रोल मॉडल बनिए, सिर्फ जो रोल मॉडल ऑलरेडी हैं उनको फॉलो मत कीजिए, अब खुद को रोल मॉडल बनाइए कि लोग आपको फॉलो करें। और वही बात है जिस तरह से कुरान में है कि भाई अल्लाह पाक ने आपसे कोशिश मांगी है, कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी दरवाज़ा खुल जाता, कभी ना कभी नवाज दिया जाता, कभी ना कभी दे दिया जाता, बट उसके लिए मुसलसल कोशिश रहनी चाहिए और आपका जो एटीट्यूड है थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, और आप खुले दिल से अच्छे से अपने काम कीजिए, अल्लाह पाक आपको ज़रूर नवाजता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपको अगेन आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए शो में, एक नए पॉडकास्ट में। टिल दैन दुआ में ज़रूर याद रखें, जाते हुए आखिरी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, रहम किया करे ज़मीन वालों पर, आसमान वाला आप पर रहम करेगा। दिस इज़ हारून जावेद साइनिंग आउट फ्रॉम ITU-FM 90.4 पॉडकास्ट से भी हम आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।